हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने परागकण के निर्माण के बारे में पढ़ा था। हमने पढ़ा था कि हमारे पास माइक्रोस्पोर टेट्राड यानी कि लघु बीजाणु चतुष्क पाया जाता है, जिसके बीज की भित्ति कैलोज की बनी होती है। तो कैलेज एंजाइम की उपस्थिति में माइक्रोस्पोर टेट्राड यानी कि लघु बीजाणु चतुष्क के बीज की भित्ति अपघटित हो जाती है और हमें लघु बीजाणु अर्थात परागकण प्राप्त होते हैं। इतना हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था। अब हम इस परागकण के अंकुरण के बारे में पढ़ेंगे कि परागकण क्या है, कैसी संरचना है और किस तरीके से वो नर युग्मकोद्भिद का निर्माण करती है। तो देखिए, नर युग्मकोद्भिद की जो प्रथम कोशिका है, नर युग्मकोद्भिद की प्रथम कोशिका क्या है? परागकण। नर युग्मकोद्भिद की प्रथम कोशिका क्या है? परागकण, पॉलन ग्रेन। यह परागकण जब अंकुरित होता है, अर्थात अंकुरित परागकण, अंकुरित जो परागकण है यानी कि परागकण से जो पराग नलिका का निर्माण होता है, उस अवस्था को हम क्या बोलते हैं? नर युग्मकोद्भिद। यह परागकण प्रारंभ में एक कोशिकीय अगुणित संरचना होती है। प्रारंभ में एक कोशिकीय अगुणित संरचना होती है, जो कि आगे विकास की अवस्थाओं में इस परागकण में एकल कोशिका से दो कोशिका, बड़ी एकल कोशिका से दो कोशिका, जनन कोशिका एवं कायिक कोशिका में विभेदित हो जाती है। इसमें कायिक कोशिका का आकार बड़ा होता है, जबकि जनन कोशिका का आकार छोटा होता है। तो अभी तक हमने क्या देखा कि जो अंकुरित परागकण है वही नर युग्मकोद्भिद का निर्माण करता है, और इस नर युग्मकोद्भिद की प्रथम कोशिका क्या है? हमारा परागकण। जब हम परागकण के बारे में देखेंगे तो परागकण कैसी होती है? प्रारंभ में एक कोशिकीय अगुणित संरचना, लेकिन विकास के आगे की अवस्थाओं में यह एकल कोशिका, बड़ी कायिक कोशिका और छोटी जनन कोशिका में विभाजित हो जाती है। आगे हम परागकण की संरचना के बारे में देखते हैं कि परागकण की संरचना किस प्रकार की होती है। परागकण की संरचना। स्ट्रक्चर ऑफ पॉलन ग्रेन। देखिए, अभी मैंने आपको बताया जब परागकण है वह कैसी संरचना है? परागकण एक कोशिकीय संरचना है, यानी कि इसमें केवल एकल कोशिका होती है। यह एकल कोशिका में केंद्रक भी कैसा होगा? एकल, यानी कि एकल केंद्र की कोशिका है। जो एक कोशिका है वो कैसी है? एकल केंद्र की। और कैसी है? अगुणित, यानी कि इसमें गुणसूत्र के समुच्चय नहीं पाए जाते, इसमें अगुणित गुणसूत्र पाए जाते हैं। इसका जो केंद्रक है, केंद्रक आकार में कैसा होगा? बड़ा, तथा जीव द्रव्य कैसा होता है? इसमें सघन प्रकार का, मतलब जीव द्रव्य की मात्रा क्या होती है? बहुत ही ज्यादा होती है। तो इसका केंद्रक आकार में बड़ा होता है, जीव द्रव्य सघन होता है। यदि हम इसकी संरचना की बात करें तो जो परागकण का आकार है वो कैसा होगा? गोलाकार। परागकण का आकार कैसा होता है? गोलाकार। इसके ऊपर दो भित्तियां पाई जाती है। कितनी भित्ति उपस्थित होती है इसकी संरचना के ऊपर? दो भित्ति। जब हम परागकण की संरचना देखते हैं तो परागकण की संरचना गोलाकार होगी। परागकण की संरचना गोलाकार होती है। इसमें दो भित्तियां पाई जाती है। जो आंतरिक भित्ति होती है उसे हम बोलते हैं अंतःचोल। आंतरिक भित्ति को क्या बोलेंगे? अंतःचोल। इंग्लिश में से बोला जाता है इंटाइन।
तथा बाहरी जो भित्ति होती है उसे क्या बोलते हैं, बाह्य चोल। इसे बोला जाता है एक्जाइन। देखिए जो परागकण है, परागकण गोलाकार संरचना होती है। इसमें अंदर की तरफ जो भित्ति पाई जाती है उसे अंतःचोल कहा जाता है तथा बाहरी जो भित्ति पाई जाती है उसे क्या कहा जाता है, बाह्य चोल कहा जाता है। जो बाह्य भित्ति होती है यानी कि जो बाह्य चोल है, यह बाह्य चोल मोटी और खुरदरी भित्ति होती है, रफ भित्ति होती है, जिसके ऊपर किसका जमा हो जाता है, स्पोरोपोलिनिन का। हमने पढ़ा था टैपेटम में कि टैपेटम क्या करता है, प्रोयूबिस्काई पे स्पोरोपोलिनिन जम जाएगा और यह स्पोरोपोलिनिन किस में कन्वर्ट कर देता है, प्रोयूबिस्काई को यूबिस्काई में। तो देखिए जो परागकण के बाहर की तरफ है जो संरचना है बाह्य भित्ति, इसके ऊपर किसका जमा हो जाएगा, स्पोरोपोलिनिन का, स्पोरोपोलिनिन का। और यही स्पोरोपोलिनिन क्या करती है, इसको लंबे समय तक सुरक्षित बनाए रखती है, इसको नष्ट होने से या अपघटित होने से क्या करती है, बचाती है, अपघटित होने से बचाती है या अपघटित होने नहीं देती। देखिए इस बार दोबारा देखिए, अंदर की तरफ अंतर्भित्ति, बाहर की तरफ बाह्य भित्ति या बाह्य चोल। इस बाह्य चोल में कहीं इसके ऊपर किसका जमाव पाया जाता है, स्पोरोपोलिनिन नामक पदार्थ का जमाव पाया जाता है। इससे क्या होता है, इसकी बाहरी भित्ति अलंकृत हो जाती है, सजावटी हो जाती है और इसके ऊपर क्या हो जाता है, ये मोटी और खुरदरी हो जाती है। कहीं कहीं पे स्पोरोपोलिनिन का, देखिए यहाँ पे देखिए आप, स्पोरोपोलिनिन नहीं जमा हुआ है, यहाँ पे देखिए स्पोरोपोलिनिन नहीं है, यहाँ पे देखिए स्पोरोपोलिनिन का जमाव नहीं है। कहीं कहीं पे स्पोरोपोलिनिन का जमाव नहीं होता, उसको हम क्या कहा जाता है, जनन छिद्र। क्या कहा जाएगा इसे, जनन छिद्र। देखिए हमने क्या पढ़ा, परागकण एकल कोशी की संरचना है, एकल केंद्रकीय है। इसमें प्रारंभ में कितना केंद्रक पाया जाएगा, एकल केंद्रक पाया जाता है। इसके अंदर जीव द्रव्य भी कैसा होगा, सघन मात्रा में जीव द्रव्य उपस्थित होता है, आकार में गोलाकार है और भित्ति कितनी पाई जाती है, इसमें 2 भित्ति। अब इसमें जो अंतःचोल है, जो आंतरिक जो भित्ति है, जो आंतरिक झिल्ली है, वो आंतरिक झिल्ली किसकी बनी होती है, पैक्टिन की एवं सेलुलोज की। जो आंतरिक भित्ति, जो अंतःचोल है, वो कोमल और पतली भित्ति होती है, पतली झिल्ली होती है, जो कि किसकी बनी होती है, पैक्टिन की और सेलुलोज की। जबकि जो बाहरी भित्ति है वो किसकी बनी होगी, स्पोरोपोलिनिन की। और स्पोरोपोलिनिन क्या होता है, स्पोरोपोलिनिन के ऊपर भौतिक एवं रासायनिक अपघटनों से क्या करती है, ये बचाती है। यानी कि इसकी स्पोरोपोलिनिन के ऊपर ताप, दाब या किसी केमिकल का, अम्ल का, क्षार का प्रभाव नहीं पड़ता है। इसीलिए परागकण क्या करते हैं, लंबे समय तक जीवित रह सकते हैं, या लंबे समय तक क्या रह सकते हैं, ये जननक्षम रह सकते हैं। कि परागकण लंबे समय तक जननक्षम बने हुए हैं, ये लंबे समय तक नष्ट नहीं होते हैं। इसमें कौन सहायता करता है, स्पोरोपोलिनिन। और स्पोरोपोलिनिन का निर्माण किससे हुआ था, टैपेटम के द्वारा। हमने पढ़ा था कि जो परागकोश की जो आंतरिक भित्ति है वो कौन सी है, टैपेटम, पोषोत्तक। और यही पोषोत्तक क्या करता है, परागकण की बाह्य संरचना के निर्माण में या बाह्य भित्ति के निर्माण में सहायता करता है। इतना क्लियर हुआ। अब देखिए इसके साथ ही जो आपकी बाह्य चोल है, बाह्य चोल के ऊपर तैलीय चिपचिपा पदार्थ पाया जाता है, ऑयली सब्सटेंस, तैलीय चिपचिपा पदार्थ पाया जाता है, या तैलीय चिपचिपा आवरण पाया जाता है। यही तैलीय चिपचिपा आवरण क्या करता है, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलते हैं पोलन किट। क्या बोलेंगे इसे, पोलन किट। यह पोलन किट क्या करता है, चिपचिपा पदार्थ है, तो ये क्या करेगा, आपके कीट परागण में सहायता करता है। यह तैलीय चिपचिपा पदार्थ कीट परागण में क्या करता है, सहायता करता है। देखिए परागण क्या होता है, परागण का मतलब है परागकण जो नरयुग्मक, जो परागकण नरयुग्मकोद्भिद है वो क्या करेगा, मादा के भाग तक जाएगा, तो परागकण का अपनी जगह से
वर्तिकाग्र तक जाना क्या कहलाता है? परागण। तो कीटों की सहायता से परागण होगा तो क्या हो जाएगा? कीट परागण। जैसे ही कोई कीट किसी पुष्प पे बैठते हैं तो उस पुष्प पे जो परागकण अगर चिपचिपे होंगे तो उसके चिपक जाएंगे, तो कीट परागण में क्या करेगा? ये सहायता करेगा। इसी के साथ साथ ये विशेष गंध देते हैं परागकण को। क्या देंगे? विशेष गंध देंगे, विशेष रंग देंगे। तो ये रंग और गंध भी क्या करेंगे? कीटों को आकर्षित करने में सहायता करते हैं। तो हमने क्या देखा कि जो अंतःभित्ति है वो पतली होती है, जो कि पैक्टिन की और सेलुलोज की बनी होती है, जबकि जो बाह्य भित्ति होती है वो मोटी खुरदरी होती है, स्पोरोपोलिन की बनी होती है। यही स्पोरोपोलिन परागकण को लंबे समय तक जननक्षम बनाए रखने में सहायता करता है। और क्या करता है? ये भौतिक एवं रासायनिक अपघटन से भी बचाता है। कभी कभी स्पोरोपोलिन क्या करता है? चिपचिपा पदार्थ भी स्रावित करता है टैपेटम के द्वारा इसके ऊपर, जो कि पोलन किट का निर्माण करता है। और यह पोलन किट कीटों को आकर्षित करने में सहायता करती है। कहीं कहीं पे जो बाह्य भित्ति है उसके ऊपर स्पोरोपोलिन का जमाव नहीं होता, जिसे हमने क्या कहा? जनन छिद्र। इन जनन छिद्र, जो जनन छिद्र है वो संख्या में कितने पाए जाते हैं? 1 से लेके 3 तक। यानी कि जो सामान्य आपके जो आवर्त बीजी पादप है उसमें जनन छिद्र कितने पाए जाते हैं? 3 पाए जाते हैं। जब परागकण का अंकुरण होता है, हमने कहा अंकुरित परागकण क्या है? नरयुग्मकोद्भिद। तो परागकण के अंकुरण से क्या मतलब है कि जो देखते हैं हम अभी देखिए, जहाँ पे स्पोरोपोलिन का जमाव नहीं है ये क्या है? इसके जनन छिद्र। क्या है ये? जनन छिद्र या जन्मपोर। सामान्यतः द्विबीजपत्री पादपों में कितनी होती है इसकी संख्या? 3। और एक बीजपत्री पादपों में संख्या कितनी होती है? 1। देखिए, परागकण की जब आपकी जो अंतःभित्ति है, अंतःभित्ति से क्या होता है? पराग नलिका का निर्माण होने लगता है। क्या होता है? पराग नलिका का निर्माण होने लगता है। और पराग नलिका के निर्माण को हम क्या बोलते हैं? परागकण का अंकुरण। यह जो परागकण का अंकुरण है हमेशा कहाँ से होगा? जनन छिद्र की सहायता से। तो जनन छिद्र की उपस्थिति क्या बताती है आपको? कि जो 3 जनन छिद्र है उसमें से किसी भी जनन छिद्र से क्या हो जाएगा? आपका पराग नलिका का निर्माण हो जाएगा, अर्थात परागकण का अंकुरण होगा। ठीक है। अभी हमने जो पोलन किट की बात की थी, और पोलन किट का काम क्या है आपका? पहली बात तो परागकण को विशेष रंग देगा, विशेष गंध देगा। ठीक है। सेकंड, कीट को क्या करता है? ये आकर्षित करता है। कीट परागण के लिए क्या करेगा? ये कीटों को आकर्षित करने का काम करेगा। इसके अलावा ये पराबैंगनी किरणों, अल्ट्रावायलेट किरणों से परागकणों की रक्षा भी करता है। इसी पोलन किट के कारण कुछ मनुष्यों को एलर्जी हो जाती है। एलर्जी का मतलब अत्यधिक संवेदनाएं हो जाएंगी। जो आपकी पोलन किट के कारण जो एलर्जी होती है, कुछ लोगों को खांसी जुकाम हो जाता है, इससे रैशेस स्किन पे खुजली वगैरह हो जाती है। इसको पराग से बहुत से लोगों में बुखार ज्वर हो जाता है। तो जो रोग है इसे हम क्या बोल देंगे? पराग एलर्जी। कुछ लोगों को, कुछ मनुष्यों को इस पोलन किट से एलर्जी होती है, जिसे हम क्या नाम देते हैं? पराग एलर्जी का नाम दिया जाता है। अब हम इस परागकण से नर युग्मकोद्भिद के निर्माण को पढ़ेंगे कि यह परागकण नर युग्मकोद्भिद का निर्माण कैसे करता है, अर्थात परागकण का अंकुरण किस प्रकार से होता है। नर युग्मकोद्भिद का परिवर्धन। नर युग्मकोद्भिद का परिवर्तन, डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट। अब देखिए, हमने अभी बात की थी कि हमारे पास प्रारंभ में जो परागकण है वो कैसा है? आपके पास एकल कोशिकीय संरचना है। प्रारंभ में कैसी होती है? एकल कोशिकीय संरचना है, जिसपे बाह्य चोल, अंतःचोल और जन्म छिद्र पाया जाता है। ठीक है। अब जब इससे आपको नर युग्मकोद्भिद बनाना है तो इसकी कुछ अवस्थाएं तो परागण से पहले संपन्न होगी और कुछ अवस्थाएं परागण के पश्चात या परागण के बाद संपन्न होती है। 2 चरणों में संपन्न होगा नर युग्मकोद्भिद का परिवर्धन।
कुछ अवस्था तो परागण से पूर्व संपन्न हो जाएगी और कुछ अवस्था परागण के बाद संपन्न होती है। देखिए परागण से पूर्व क्या होता है, जब आपका परागकण परागकोश में है, परागकण कहाँ है, परागकोश में। जब विकसित परागकण परागकोश में होता है उसी समय क्या होता है कि इसका जो केंद्रक है, जो परागकण का एकल केंद्रक, हमने बात की थी इसके पास एकल केंद्रक होता है, इस परागकण का एकल केंद्रक क्या करेगा, असमान समसूत्री विभाजन करेगा। कौन सा विभाजन करेगा, ये असमान समसूत्री विभाजन। देखिए समान समसूत्री विभाजन करता तो बनने वाली दोनों कोशिकाएं समान आकार की होती। यहाँ पे कैसा समसूत्री विभाजन कर रहे हैं, ये असमान समसूत्री विभाजन। और असमान समसूत्री विभाजन करने से क्या होगा कि जो आपका एकल केंद्रक है, ये एकल केंद्रक क्या करेगा, असमान आकार के दो केंद्रकों में परिवर्तित या विभाजित हो जाएगा। तो इससे क्या बनेगा, आपकी एकल कोशिका से दो असमान आकार की कोशिका बन जाएगी। तो एक तो बनेगी आपकी कायिक कोशिका, एक तो बनेगी आपकी कायिक कोशिका और दूसरी क्या बनेगी यहाँ पे, जनन कोशिका। जो कायिक कोशिका होती है इसका आकार कैसा होगा, बड़ा। कायिक कोशिका का आकार बड़ा होता है, जबकि जनन कोशिका का आकार कैसा होता है, इसमें छोटा होता है। हमारे पास जो परागकण था, इस परागकण में असमान समसूत्री विभाजन हुए। असमान समसूत्री विभाजन होने से क्या होगा, इसमें केंद्रक में, एकल केंद्रक में असमान समसूत्री विभाजन होगा। इससे दो कोशिकाएं बन जाएगी, एक तो बड़ी कोशिका बन जाएगी, वो तो हो जाएगी कायिक कोशिका, और छोटी कोशिका कौन सी हो जाएगी, जनन कोशिका। कायिक कोशिका केंद्र क्या कहलाएगा, कायिक केंद्रक, और जनन कोशिका केंद्र क्या कहलाता है, जनन केंद्रक कहलाता है। सामान्यतः आपके आवर्त बीजी पादपों में इसी अवस्था में क्या होता है, आपका परागण मुक्त होता है, परागकण क्या होगा, मुक्त होगा। जो एक कायिक कोशिका है, कायिक कोशिका का आकार बड़ा, इसका केंद्रक कौन सा हो गया, कायिक केंद्रक। जो केंद्रक का आकार है वो केंद्रक कैसे आकार का होगा, यहाँ पे गोलाकार। केंद्रक कैसे आकार का होता है, गोलाकार, जो कि बाद में कैसा हो जाता है, अनियमित आकार का हो जाता है। यही कायिक कोशिका पराग नलिका के अंकुरण में क्या होती है, सहायक। यही कायिक कोशिका क्या करेगी, पराग नलिका का अंकुरण करती है। जबकि जो जनन कोशिका है, यह जनन कोशिका छोटे आकार की होती है और इसका आकार होता है लेंस के समान, जिसे हम कह सकते हैं तर्करूपी। जो जनन कोशिका है यह लेंस के आकार की होती है और इसका आकार कैसा होता है, तर्करूपी होता है। किंतु इसके पास क्या हो जाएगा, जीव द्रव्य की मात्रा क्या होती है, इसके पास कम होती है। जीव द्रव्य की मात्रा कम होती है, अतः इसमें पाए जाने वाले आरएनए की मात्रा भी क्या होगी, कम होती है। यही जनन कोशिका आगे जाके आपके क्या करेगी, नर युग्मक का निर्माण करती है। ये किसका निर्माण करेगी, नर युग्मक का निर्माण करती है। तो कायिक कोशिका तो क्या करेगी, पराग नलिका के अंकुरण में सहायक होती है, जबकि जो जनन कोशिका है क्या होगी, ये नर युग्मक का निर्माण करती है। देखते हैं नर युग्मकों का निर्माण कैसे होगा। नर युग्मक का निर्माण, देखिए जैसे ही परागकण कहाँ पहुंचा, मादा की वर्तिकाग्र पर। ये मादा वाला भाग है, ये वर्तिकाग्र, ये वर्तिका और ये अंडाशय। जैसे ही परागकण अभी किस अवस्था में है, ये द्विकोशिकीय अवस्था में, एक इसमें जनन कोशिका और एक इसमें कौन सी कोशिका है, कायिक कोशिका। जैसे ही परागकण मादा की वर्तिकाग्र पर पहुंचता है, तो मादा की वर्तिकाग्र तक पहुंचने के बाद किसी एक जनन छिद्र से क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपके पराग नलिका का अंकुरण होने लगेगा। यानी कि यहाँ से क्या निकल जाएगी, पराग नलिका निकल जाती है। अब जो कायिक कोशिका थी, कायिक कोशिका किसमें हेल्प कर रही है, आपके
पराग नलिका के निर्माण में इसी में क्या होता है, कुछ समय के बाद आपकी जनन जो कोशिका है उसका केंद्रक भी क्या जाएगा, इसमें प्रवेश, आपकी पराग नलिका में प्रवेश कर जाता है। और पराग नलिका में प्रवेश करने के बाद क्या करेगा, ये समसूत्री विभाजन करेगा। ये अंदर प्रवेश कर गया और समसूत्री विभाजन करेगा तो एक कोशिका से कितनी कोशिका बना देगा, ये 2 कोशिका बना देगा। तो ये जो आपके 2 जनन कोशिका ने विभाजन करके जो 2 कोशिकाएं बनाई, इन्हें ही हम क्या कहेंगे, नर युग्मक कहते हैं। तो पराग नलिका में क्या होता है, आपके जब वर्तिका में पराग नलिका वृद्धि करती है तो उस समय क्या होगा, आपके जो जनन कोशिका है उसमें समान समसूत्री विभाजन होगा और इससे क्या हो जाएगा, आपके एक कोशिका कितनी कोशिका में विभाजित हो जाएगी, 2 कोशिकाओं में। और किसके समान व्यवहार करती है, ये नरयुग्मक के समान व्यवहार करती है। तो कितने नरयुग्मक पाए जाएंगे पराग नलिका में, 2 नरयुग्मक पाए जाते हैं। यदि हम इन नरयुग्मक की बात करते हैं तो ये नरयुग्मक एक कोशिकीय, संख्या में 2 है, लेकिन ये एकल की बात करें तो कैसा है, ये एकल कोशिकीय है। ये अचल होते हैं, यानी कि ये स्वयं गति नहीं कर सकते, इनमें कोई कशाभिकाएं नहीं होती है। अगुणित होता है, हैप्लॉइड होता है, गुणसूत्रों का समुच्चय या जोड़ा इसमें नहीं पाया जाता। और केंद्र भी कितने पाए जाते हैं इनमें, एकल। तो जो आपके नरयुग्मक है या आवर्त बीजी पादपों में नरयुग्मक कितने पाए जाते हैं, संख्या में 2 पाए जाते हैं। लेकिन जो अगर हम नरयुग्मक की बात करें तो ये नरयुग्मक एकल कोशिकीय, अचल, अगुणित और एकल केंद्र की संरचना में होते हैं। तो ये जो आपके पास अंकुरित जो परागकण है और इसके अंदर ये है 2 आपके नरयुग्मक, ये अवस्था क्या कहलाती है, नरयुग्मकोद्भिद अवस्था कहलाती है। तो आज के लिए इतना ही। हमने नरयुग्मक के निर्माण की, नरयुग्मकोद्भिद के परिवर्तन की बात करी। इसमें हमने कहा कि जो आपके परागकण है उसके ऊपर 2 भित्ति पाई जाती है, बाह्य चोल और अंतः चोल। बाह्य चोल क्या करता है, परागकण को लंबे समय तक जीवित रखने में या सर्वाइव करने में क्या करता है, सहायता करता है। और जो जनन छिद्र उससे किसका निर्माण होता है, पराग नलिका का निर्माण होता है। कायिक कोशिका पराग नलिका के निर्माण में सहायता करती है और जनन कोशिका विभाजन करके क्या कर देती है, आपके 2 नरयुग्मकों का निर्माण कर देती है। ये जो नरयुग्मकों का निर्माण है वो सामान्यतः कब होगा, परागण की प्रक्रिया के बाद। परागण की प्रक्रिया के बाद, अधिकांश पादपों में परागण की प्रक्रिया के बाद होता है। बहुत कम पादप ऐसे होते हैं जिनमें क्या होता है, यह क्रिया परागण के पहले हो जाती है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। इसे पढ़ लीजिएगा, इसके नोट्स बना लीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू।